हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम लेकर आए हैं एक एडवेंचर और जादू से भरी मूवी। तो कहानी की शुरुआत एक मशहूर और बेहद ताकतवर योद्धा फिनिश्ड और उसके भरोसेमंद साथी एंडी से होती है। दोनों एक घने जंगल में एक विशाल जंगली सुअर की तलाश कर रहे थे। यह सुअर कई दिनों से गाँव वालों की फसलों को बर्बाद कर रहा था, इसलिए गाँव के लोग उससे बेहद परेशान थे। इतने खतरनाक जानवर का सामना करने से पहले भी फिनिश्ड के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था। उसने आत्मविश्वास से एंडी से कहा, पूरे इलाके के लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। अगर वह इस सुअर को नहीं रोक पाया तो उसकी सारी इज्जत खत्म हो जाएगी। यह कहते ही फिनिश ने अपना हथियार उठाया और पूरे जोर से सुअर पर हमला कर दिया, लेकिन सुअर की मोटी चमड़ी पर उस बार का कोई असर नहीं पड़ा। उसे देखते ही एंडी भी तुरंत लड़ाई में कूद गया। उसने भी अपने हथियार से हमला किया, लेकिन उसका निशाना सुअर की नाक पर जाकर लगा। इससे सुअर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। अब वह सीधी एंडी की तरफ दौड़ा। एंडी के लिए बचना मुश्किल लग रहा था, तभी फिनिश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर सुअर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह जानवर इतना शक्तिशाली था कि उसने फिनिश को हवा में उछाल दिया। कुछ ही पल बाद फिनिश नीचे आकर सीधे उसी सुअर के ऊपर गिरा। स्थिति को संभालने के लिए एंडी ने तुरंत एक लंबी रस्सी फिनिश की ओर फेंकी। फिनिश ने फुर्ती से रस्सी पकड़ ली और बड़ी चालाकी से उसे सुअर के दोनों पंखों और सींगों में उलझा दिया। अब सुअर पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ चुका था। फिनिश उसे अपनी मर्जी से उड़ाते हुए पूरे गाँव में ले आया। जब गाँव वालों ने देखा कि इतना भयानक जानवर भी फिनिश के इशारों पर चल रहा है, तो सभी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगे। हर तरफ उसके नाम के जयकारे गूंजने लगे। उसी भीड़ में बाबा यागा नाम की एक रहस्यमयी जादूगरनी भी थी। उसने फिनिश की तरफ देखकर कहा, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो अपनी ताकत साबित करके दिखाओ। उसने अपने घर के सामने पड़े एक विशाल पत्थर की ओर इशारा किया जो पानी का रास्ता रोक रहा था। उसने फिनिश को चुनौती दी, अगर वह सच में महान योद्धा है तो इस पत्थर को हटाकर दिखाए। फिनिश को यह चुनौती बहुत छोटी लगी। उसने गर्व से अपनी पुरानी बहादुरी की कहानियां सुनानी शुरू कर दी और बताया कि वह इससे कहीं बड़ी मुश्किलों का सामना कर चुका है। लेकिन बाबा यागा उसकी बातों से प्रभावित नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कहा, जब तक मैं अपनी आंखों से तुम्हारी ताकत नहीं देख लेती, मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनकर आसपास के खड़े लोग हंसने लगे। यह देखकर फिनिश का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना कुछ बोले अपने घर लौट गया। घर पहुंचकर वह लगातार यही सोचता रहा कि अब लोग उसकी तारीफ करने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वह किसी भी कीमत पर अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाना चाहता था। तभी एंडी ने उसे एक सुझाव दिया। उसने बताया कि दूर एक ऊंचे टावर में एक भयानक राक्षस ने एक सुंदर राजकुमारी को कैद कर रखा है। अगर फिनिश्ड और राक्षस को हराकर राजकुमारी को आजाद करा दे तो उसका नाम पूरे राज्य में मशहूर हो जाएगा। यह बात सुनते ही फिनिश ने फैसला कर लिया कि वह उसी राक्षस का सामना करेगा। रात होते ही दोनों टावर की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कई दूसरे योद्धा भी पहले से मौजूद थे, लेकिन उनका उद्देश्य सिर्फ राक्षस को हराना नहीं था, बल्कि राजकुमारी को बचाकर उससे शादी करना भी था। उनमें से एक योद्धा ने फिनिश से पूछा, अगर हम सब मिलकर राक्षस को हरा दें तो राजकुमारी किसे मिलेगी? फिनिश मुस्कुराया और बोला, मुझे राजकुमारी से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ अपनी बहादुरी साबित करने आया हूँ। इसके बाद वह एंडी को अलग ले गया और धीरे से बोला कि वह राक्षस को अकेले हराना चाहता है, इसलिए वह सुबह होने का इंतजार नहीं करेगा। इतना कहकर वह टावर की एक खिड़की से चुपचाप अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात उस खूबसूरत राजकुमारी से हुई। राजकुमारी ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम भी अपनी जान गंवाने आए हो? फिनिश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कराने आया हूँ। लेकिन उसकी बात सुनकर राजकुमारी डर गई और तुरंत पीछे हटने लगी। फिनिश उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक पीछे से एक विशाल सांप ने उस पर हमला कर दिया। शुरुआत में उसे लगा कि वह एक साधारण सांप से लड़ रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि यह सांप नहीं बल्कि उसी राक्षस की लंबी पूंछ है जिसके लिए वह यहाँ आया है। फिनिश बिना डरे उस राक्षस पर लगातार वार करने लगा, लेकिन उसके किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने पूरी ताकत लगाकर उस सांप जैसे मुंह को अपने हाथों से पकड़ लिया। उसे फाड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी राक्षस ने चालाकी दिखाई। उसने अपनी पूंछ के मुंह से एक जहरीला तरल सीधे फिनिश की आंखों में फेंक दिया। जहर पड़ते ही फिनिश की आंखों की रोशनी चली गई और चारों तरफ उसे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखने लगा। फिनिश की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बार राक्षस बड़ी चालाकी से उसकी पकड़ से निकल गया। फिनिश लगातार वार करता रहा, मगर हर प्रहार खाली जाता रहा। उसकी ताकतवर चोटों से पूरा टावर हिलने लगा। दीवारों में दरारें पड़ गईं और देखते ही देखते इमारत टूटने लगी। टावर गिरने की तेज आवाज सुनकर बाहर मौजूद सभी योद्धा दौड़कर अंदर आए। जब धूल का गुबार छटा तो ना वहाँ राजकुमारी थी न राक्षस। मलबे के बीच सिर्फ घायल और अंधा फिनिश दिखाई दिया, जो बड़ी मुश्किलों से उठने की कोशिश कर रहा था। एंडी जब उसके पास पहुंचा तो उसे समझ आ गया कि फिनिश हमेशा
हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो चुका है। अपने दोस्त की यह हालत एंडी से देखी नहीं गई। उसने सोचा कि शायद बाबा याग उसकी मदद कर सके, इसलिए वह उसके पास पहुंचा और फिनिश के साथ हुई पूरी घटना बता दी। लेकिन बाबा यागा ने उसकी बात सुनने से साफ मना कर दिया। उसने कहा कि जब उसे किसी मदद की जरूरत थी तब फिनिश ने उसकी कोई सहायता नहीं की थी, इसलिए अब वह भी उसकी मदद नहीं करेगी। जब एंडी ने यह बात फिनिश को बताई तो वह अंदर से पूरी तरह टूट गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी जिंदगी पहले से भी कठिन होती चली गई। अब एंडी भी पहले की तरह उसके साथ नहीं रह पाता था। फिनिश को अपने सारे काम अकेले करने पड़ते थे। रोज वह किसी तरह बाजार जाकर खाने पीने का सामान खरीदने की कोशिश करता, लेकिन रास्ते में शरारती बच्चे उसकी टोकरी से फल चुरा लेते। वह चाहकर भी उनका कुछ नहीं कर पाता। कुछ ही दिनों में उसकी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। हालात इतने खराब हो गए कि उसे बाजार में फेंके गए सड़े गले फल खाकर पेट भरना पड़ा। एक दिन तो उसे खाने के लिए वह भी नसीब नहीं हुआ। वह अपनी खाली टोकरी लेकर बाजार में चुपचाप बैठा रहा। उसी समय बाबा यागा वहां से गुजरे। उसने फिनिश की दयनीय हालत देखी। बिना कुछ कहे उसने अपनी टोकरी से थोड़ा सा खाना निकालकर फिनिश की टोकरी में रख दिया। दोनों के बीच कोई बातचीत होती उससे पहले ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। हथियारों से लैस लुटेरों का एक बड़ा गिरोह गांव पर हमला कर चुका था। वे लोगों को बेरहमी से मार रहे थे और जो भी सामने आ रहा था उसे कैद करते जा रहे थे। फिनिश कुछ देख नहीं सकता था, लेकिन उसे हर तरफ से लोगों की चीखें साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही कुछ डाकू उसके करीब आए, उसने सिर्फ उनकी आवाज के सहारे उन पर हमला कर दिया। सब लोग हैरान थे। बिना देखे भी वह एक साथ कई डाकुओं का से मुकाबला कर रहा था। तभी एक डाकू ने उस पर रस्सी फेंकी, लेकिन फिनिश ने फुर्ती से रस्सी पकड़ ली और जोर से खींचकर उस डाकू को घोड़े से नीचे गिरा दिया। कुछ डाकुओं ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस बार से फिनिश बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया उसके हाथ और गर्दन लकड़ी के एक बड़े तख्ते से कसकर बांधे गए हैं। कुछ देर बाद उसे समझ आया कि वह एक बड़े जहाज के अंदर कैद है। वहाँ उसने देखा कि बाबा यागा और गायों के कई दूसरे लोग भी बंदी बनाए गए हैं। लेकिन तभी उसकी नजर एंडी पर पड़ी। हैरानी की बात यह थी कि एंडी बाकी कैदियों की तरह बंधा हुआ नहीं था, बल्कि जहाज में आराम से घूम रहा था। बाबा यागा ने हैरानी से उससे पूछा, तुम्हें आजाद क्यों छोड़ा गया? एंडी मुस्कुराया और बोला, मैंने इन डाकुओं को यकीन दिला दिया कि मैं उनकी तरफ हूँ। मैंने कहा है कि मैं उनकी मदद करूंगा और कैदियों पर नजर भी रखूंगा। दरअसल एंडी ने मौका मिलते ही डाकुओं के पास से सोने का एक पुराना चिराग चुरा लिया था। उसने सोचा कि अगर इसे बेच दिया जाए तो उसे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। जैसे ही उसने उस चिराग को साफ करने के लिए रगड़ा, अचानक उसमें से धुएं का एक गुबार निकला और एक विशाल जिन उसके सामने प्रकट हो गया। जिनको देखकर जहाज में मौजूद हर व्यक्ति डर गया। खुद एंडी भी घबरा गया। उसी समय नीचे का शोर सुनकर एक डाकू वहां पहुंचा, लेकिन जिन ने बिना देर किए उसे हवा में उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद जिन एंडी के सामने आया और बोला, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? एंडी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, अभी मेरी कोई इच्छा नहीं है, तुम वापस अपने चिराग में चले जाओ। जिन ने उसकी बात मानी और तुरंत दोबारा चिराग के अंदर समा गया। लेकिन तभी एक दूसरा डाकू ऊपर आ गया। उसने तलवार एंडी की गर्दन पर रख दी और उसके हाथ से वह जादुई चिराग छीन लिया। कुछ समय बाद वह जहाज अब अरब की धरती पर पहुंच गया, जहां कैद किए गए सभी लोगों को गुलामों की तरह बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर दिया गया। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति जिसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था वहां पहुंचा। उसने बिना ज्यादा सवाल किए फिनिश्ड, बाबा यागा और एंडी तीनों को एक साथ खरीद लिया। जब वे उसके साथ उसके महल पहुंचे तो उसके सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। महल किसी साधारण इंसान का नहीं लग रहा था। धातु से बने रोबोट हर तरफ काम कर रहे थे। कोई सफाई कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था, तो कोई दूसरों के कामों में लगा था। कुछ देर बाद उस रहस्यमय व्यक्ति ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कोई जादूगर नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक हूँ। यहाँ जो भी मशीनें और रोबोट तुम देख रहे हो वो सब मेरी बनाई हुई हैं। बातों बातों में फिनिश ने भी अपनी पूरी कहानी उसे सुना दी। उसने बताया कि वह कभी एक महान योद्धा था, लेकिन अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। वैज्ञानिक उसकी बात ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में पहले से जानता हूँ और बाबा यागा का नाम भी मैंने कई बार सुना है। इसके बाद उसने बताया कि वह अक्सर गुलामों को खरीदकर उन्हें आजाद कर देता है, क्योंकि उसे इंसानों को गुलाम बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने बताया कि वह लगभग 500 वर्षों से लगातार अपने प्रयोगों पर काम कर रहा है। यह सुनकर बाबा यागा चौंक गई। उसने पूछा, अगर तुम्हारी उम्र इतनी ज्यादा है तो तुम अब भी इतने जवान कैसे दिखाई देते हो? वैज्ञानिक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने एक खास रासायनिक द्रव्य तैयार किया था। उसे पीने के बाद शरीर की उम्र लगभग रुक जाती है। इसके बाद वह तीनों को अपनी प्रयोगशाला में लेके गया। लैब के अंदर चारों तरफ अजीब अजीब मशीनें लगी हुई थी। फिनिश ने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम यह आविष्कार मेरी आंखों की रोशनी भी लौटा सकते हो? वैज्ञानिक ने कहा, यह दवा तुम्हारी आंखें ठीक नहीं कर सकती, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है। इतना कहकर उसने एक विशेष प्रकार का चश्मा निकाला और फिनिश को पहनाया। जैसे ही फिनिश ने वह चश्मा पहना, कई दिनों बाद उसे फिर से सब कुछ साफ दिखाई देने लगा।
वह खुशी से झूम उठा। उस वैज्ञानिक ने कहा, मेरे लिए विज्ञान किसी भी जादू से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। सही ज्ञान और मेहनत से ऐसे चमत्कार किए जा सकते हैं जिन्हें लोग असंभव समझते हैं। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा, लेकिन जादू जादू अक्सर लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए वैज्ञानिक ने वही सुनहरा चिराग निकाला जिसे उसने पहले लुटेरों से हासिल किया था। उसने बिना डरे चिराग को अपने हाथों में लिया और धीरे धीरे उसे रगड़ना शुरू कर दिया। उसके भीतर से जिन प्रकट हो गया। जिनके सामने आते ही वैज्ञानिक ने तुरंत अपनी खास मशीन चालू कर दी। देखते ही देखते उसका पूरा अस्तित्व मशीन के अंदर समा गया। यह देखकर वैज्ञानिक गर्व से बोला कि उसकी बनाई हुई तकनीक किसी भी जादुई शक्ति को खत्म करने में सक्षम है और यही विज्ञान की असली ताकत है। उसी रात उसे खबर मिली कि पास के पहाड़ों में एक भयानक दैत्य लोगों पर हमला कर रहा है। यह सुनते ही उसने फैसला किया कि उस जीव को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा ताकि उसकी शक्तियों का भी अध्ययन किया जा सके। जब फिनिश ने उस राक्षस का वर्णन सुना कि उसका चेहरा शेर जैसा है और उसकी पूंछ एक विशाल सांप की तरह है, तो वह तुरंत समझ गया कि यह वही दानव है जिसने टावर में उसकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। फिनिश ने बिना देर किए वैज्ञानिक से कहा कि वह भी उस अभियान में उसके साथ चलेगा। उसके लिए यह केवल एक मिशन नहीं बल्कि अपने पुराने दुश्मन से बदला लेने का मौका था। वैज्ञानिक पहले तो तैयार नहीं हुआ। उसे लगा कि फिनिश की जान खतरे में पड़ सकती है, लेकिन फिनिश ने समझाया कि जिस इंसान ने उसे फिर से देखने की ताकत दी है उसकी मदद करना उसका फर्ज है। आखिरकार वैज्ञानिक उसकी बात मान गया। इसके बाद उसने फिनिश को एक विशेष उपकरण दिया। उसने बताया कि अगर यह यंत्र राक्षस के पास सक्रिय कर दिया जाए तो वह खुद ब खुद उसके अंदर कैद हो जाएगा, इसलिए इस बार उसका बचना नामुमकिन है। इसी बीच रात के समय बाबा यागा चुपके से वैज्ञानिक की प्रयोगशाला में पहुंचे। उसका इरादा उस रहस्यमय रसायन को हासिल करने का था जिसकी वजह से वैज्ञानिक सदियों बाद भी जवान दिखाई देता था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, वैज्ञानिक ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्सा करने के बजाय उसने कहा कि अगर वे लोग इस मिशन में सफल होकर राक्षस को जिंदा पकड़ लाते हैं तो इनाम के तौर पर वह उस विशेष रसायन का थोड़ा हिस्सा खुद उसे देगा। अगली सुबह सभी लोग यात्रा के लिए तैयार हो गए। तब वैज्ञानिक उन्हें अपने सबसे अनोखे आविष्कार के पास ले गया। वह एक उड़ने वाला यान था जिसकी मदद से वे बहुत कम समय में पहाड़ों तक पहुंच सकते थे। रवाना होने से पहले उसने सभी को उस यान को चलाने का तरीका समझाया। साथ ही उसने दोबारा याद भी दिलाया कि किसी भी हाल में राक्षस को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि राक्षस को जिंदा पकड़ना बेहद जरूरी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैज्ञानिक ने फिनिश के हथियार में भी कई नए बदलाव किए और वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बन चुका था। उसमें एक खास बटन लगाया गया था जिसे दबाते ही हथियार ऐसे कई काम कर सकता था जो सामान्य हथियार कभी नहीं कर सकते थे। इसके बाद सभी लोग उड़ान यान में सवार हुए और पहाड़ों की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद वे उस इलाके में पहुंच गए जहां उस रहस्यमय राक्षस के होने की खबर थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद फिनिश की नजर जमीन पर बने विशाल पैरों के निशानों पर पड़ी। अब निशानों का पीछा करते करते वे एक बड़ी गुफा के सामने पहुंचे। फिनिश ने योजना के मुताबिक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया कैद करने वाला यंत्र गुफा के बाहर रख दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि राक्षस को मारना नहीं है, इसलिए वह बिना घबराए अकेले गुफा के अंदर चला गया। अंदर पहुंचकर उसने ऊंची आवाज में राक्षस को ललकारा और अपने हथियार से शोर मचाकर उसने बाहर आने पर मजबूर कर दिया। योजना के अनुसार वह तुरंत गुफा से बाहर निकल आया, लेकिन बाहर निकलते समय उसका सिर एक पेड़ के तने से जोर से टकरा गया। चोट इतनी तेज थी कि वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ ही पल बाद राक्षस गुफा से बाहर निकल आया। वह फिनिश पर हमला करने वाला ही था, तभी बाबा यागा ने फुर्ती दिखाते हुए कैद करने वाली मशीन सक्रिय कर दी। मशीन के चालू होते ही उसके भीतर से लोहे की कई मजबूत जंजीरें निकली। वे बिजली की रफ्तार से राक्षस की ओर बढ़ी और उसे कसकर जकड़ लिया। अगले ही पल पूरी ताकत के साथ उसने उसे मशीन के अंदर खींच लिया। जब राक्षस पूरी तरह कैद हो गया तो बाबा यागा ने तुरंत मशीन बंद कर दी। कुछ देर बाद फिनिश को भी होश आ गया। मिशन सफल हो चुका था। सभी लोग राहत की सांस लेते हुए वापस लौटने लगे, लेकिन सफर लंबा था, इसलिए रात होने पर उन्होंने रास्ते में ही डेरा डाल दिया और वहीं आराम करने का फैसला किया। आधी रात का सन्नाटा था, तभी फिनिश को कैद वाली मशीन के भीतर से एक युवती की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि अंदर कोई मुसीबत में फंसा हुआ है। वह बिना देर किए मशीन के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मशीन खुली, उसके अंदर से वही राजकुमारी बाहर आई जिसने फिनिश की मुलाकात हुई थी। उसे देखते ही फिनिश हैरान रह गया। बाबा यागा ने तुरंत पूरी बात समझ ली। उसने कहा कि इसका मतलब यही राजकुमारी वही राक्षस है जिसे वे पकड़ कर लाए हैं। उसने फिनिश को सावधान करते हुए कहा कि उसे बाहर निकालना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन फिनिश अब राजकुमारी के प्रति अपने मन में भावनाएं महसूस करने लगा था, इसलिए उसने बाबा यागा की बात पर विश्वास नहीं किया। तभी राजकुमारी ने शांत स्वर में अपनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि वह जन्म से राक्षस नहीं, उस पर एक भयानक श्राप लगा हुआ है। जैसे ही कोई पुरुष उसे छूता है और वह अपने आप एक डरावने राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसने यह भी बताया इसी वजह से उसने पहले टावर में फिनिश का हाथ नहीं पकड़ा था। वह नहीं चाहती थी उसकी वजह से किसी की जान खतरे में पड़े। राजकुमारी ने कहा कि वह किसी निर्दोष इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाती। वह केवल तब अपना राक्षसी रूप अपनाती है जब कोई उस पर हमला करता है या उसे कोई मजबूर करता है।
इसी कारण वह लोगों से दूर पहाड़ों में अकेली रहती थी, लेकिन वहाँ भी इंसानों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। दूसरी ओर वैज्ञानिक अपने महल में लगातार नए प्रयोग कर रहा था। उसी दौरान उसने एक किसान की ऐसी बिल्ली पकड़ ली जिसके अंदर जादुई शक्तियां थीं। रात होने पर उस बिल्ली के शरीर से हल्की रोशनी निकलती थी, जिससे आसपास का इलाका जगमगा उठता था। किसान ने हाथ जोड़कर अपनी बिल्ली वापस मांगी। उसने कहा कि यह मासूम जानवर किसी का नुकसान नहीं करती, बल्कि लोगों की मदद करती है। लेकिन वैज्ञानिक का दिल नहीं पसीजा। उसने बिल्ली को अपनी मशीन के अंदर रख दिया। मशीन चालू होते ही बिल्ली की सारी जादुई शक्ति उससे अलग होकर एक विशेष रासायनिक द्रव्य में बदल गई। वैज्ञानिक ने उस चमकते हुए रसायन को एक शीशी में भरकर अपनी तिजोरी में रख दिया। वहाँ पहले से ही ऐसी कई शीशियां मौजूद थीं जिन्हें उसने अलग अलग जादुई जीवों और वस्तुओं से तैयार किया था। इधर यात्रा के दौरान फिनिस्ट और राजकुमारी एक दूसरे के और करीब आने लगे। दोनों के बीच धीरे धीरे गहरा विश्वास और अपनापन पैदा हो गया। उधर बाबा यागा और एंडी को वैज्ञानिक की हरकतों पर पहले से ही शक था, इसलिए वे चुपचाप उस महल तक पहुंचे और दूर छिपकर उसकी गतिविधियों पर नजर रखने लगे। वहीं उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वैज्ञानिक ने एक जादुई पक्षी को पकड़ रखा है। उसने अपनी मशीन की मदद से उस पक्षी की सारी जादुई शक्ति निकाल ली और उससे बने रसायन को अपने रोबोट के अंदर डाल दिया। यह देखकर दोनों हैरान रह गए जब उन्हें समझ आ गया कि वैज्ञानिक के रोबोट केवल विज्ञान की वजह से नहीं चल रहे थे। उनकी असली ताकत उन जादुई शक्तियों से आ रही थी जिन्हें वह निर्दोष जीवों से छीन रहा था। अब बाबा यागा का गुस्सा फूट पड़ा। वह सीधे वैज्ञानिक के सामने पहुंच गई और बोली, तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। तुम विज्ञान की बातें करते हो, लेकिन तुम्हारे सारे आविष्कार उन मासूम जीवों की छीनी हुई जादुई शक्तियों पर टिके हुए हैं। तुम्हारी लंबी उम्र भी किसी वैज्ञानिक खोज का नतीजा नहीं, बल्कि उसी जादू का परिणाम है जिसे तुम दूसरों से छीनते आ रहे हो। वैज्ञानिक का चेहरा गुस्सों से लाल हो गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, जो भी मेरे इस राज को जान लेता है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ता। इतना सुनते ही बाबा यागा और एंडी समझ गए कि अब उनकी जान खतरे में। दोनों तुरंत वहां से भाग निकले। भागते हुए उन्होंने फिनिस्ट और राजकुमारी को भी आजाद कर दिया, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अगर वैज्ञानिक के हाथ राजकुमारी लग गई तो वह उसकी जादुई शक्ति भी छीन लेगा। राजकुमारी ने बताया कि वह इस वैज्ञानिक को पहले से जानती है। वह काफी समय से उसके पीछे पड़ा हुआ है और हर हाल में उसकी शक्तियां हासिल करना चाहता है। इसी बीच वैज्ञानिक भी अपने सैनिकों और रोबोट के साथ वहां पहुंच गया। उसने चारों तरफ घेरा डाल दिया ताकि कोई भी वहां से भाग ना सके। इसके बाद उसने अपनी मशीन राजकुमारी की तरफ घुमा दी। मशीन धीरे धीरे उसकी जादुई शक्तियां खींचने लगी। फिनिस्ट उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह जंजीरों में बंधा हुआ था। वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया। उसने किसी तरह अपना हाथ बढ़ाकर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। श्राप तुरंत सक्रिय हो गया। अगले ही पल राजकुमारी का शरीर बदलने लगा और वह फिर उसी भयानक राक्षस के रूप में बदल गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर फिनिस्ट, बाबा यागा और एंडी वहां से निकलने में सफल हो गए। उसने तुरंत अपने सभी रोबोट और सैनिक उनके पीछे भेज दिए। बाबा यागा ने उनका पीछा रोकने के लिए अपना जादू इस्तेमाल किया, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी पीछा हटने को तैयार नहीं था। उसे अच्छी तरह से पता था कि अब फिनिस्ट और उसके साथी उसकी असलियत जान चुके हैं। अगर वे बच निकले तो उसका बरसों से छिपा हुआ सा पूरे दुनिया के सामने आ जाएगा और इस वजह से उसे अपना सबसे खतरनाक हथियार बाहर निकाला, एक विशाल कछुए जैसा युद्धक रोबोट। जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसके भारी कदमों से पूरी इमारत हिलने लगी और महल का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। कुछ ही देर में उस रोबोट ने अपने हथियार से उन पर लगातार गोले बरसाना शुरू कर दिए। चारों तरफ धमाकों की गूंज फैल उठी। स्थिति को समझते हुए फिनिश ने बाबा यागा से कहा कि वह किस तरह वैज्ञानिक का ध्यान अपनी ओर लगाए रखे। इस बीच वह चुपचाप रोबोट के ऊपर चढ़कर उसे पलटने की कोशिश करेगा। उसका मानना था कि यदि इतना भारी रोबोट एक बार उल्टा हो गया तो दोबारा सीधा नहीं हो पाएगा। योजना के अनुसार बाबा यागा आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही वह रोबोट के सामने पहुंचे, उसके अंदर लगी विशेष मशीन सक्रिय हो गई। उस मशीन ने बाबा यागा की जादुई शक्ति को खींचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी और उसका शरीर अचानक बूढ़ा दिखाई देने लगा। उसकी हालत देखकर फिनिश को बहुत दुख हुआ, लेकिन मिशन पूरा करना भी जरूरी था। इसी दौरान वह किसी तरह रोबोट के ऊपरी हिस्से तक पहुंच गया। वैज्ञानिक ने उसे देखकर तुरंत रोबोट को बड़ी बड़ी धातु की भुजाएं फैला दी ताकि फिनिश नीचे गिर जाए। फिनिश तो खुद को संभाल लिया, लेकिन उसके चेहरे पर लगा खास चश्मा नीचे गिर पड़ा। चश्मा नीचे गिरते ही आंखों के सामने फिर से अंधेरा छा गया। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय राक्षसी रूप में राजकुमारी भी वहां पहुंच गई। उसे देखकर वैज्ञानिक घबरा उठा, क्योंकि अब हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। मौका मिलते ही फिनिश ने एक मजबूत जंजीर रोबोट के गले में बांध दी और पूरी ताकत से उसे खींचने लगा। कुछ ही पलों बाद वह जमीन पर उल्टा जा गिरा। अपनी हार सामने देखकर वैज्ञानिक ने बच निकलने की कोशिश की। उसने अपने जादुई पंखों का सहारा लेना चाहा, लेकिन रोबोट के नष्ट होते ही उन पंखों की शक्ति भी खत्म हो चुकी थी। अब वह उड़ने में असफल रहा और सीधे नीचे गिर पड़ा। गिरते ही वह उन्हीं जादुई रसायनों में डूब गया जिनके लिए उसने अनगिनत निर्दोष जीवों की बलि दी थी। आखिरकार उसी लालच ने उसकी जान ले ली।
मिली। लंबी लड़ाई के बाद फिनिस्ट पूरी तरह थक चुका था। उसकी सारी ताकत जवाब दे चुकी थी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमारी यह दृश्य देखकर घबरा गई। उसे लगा कि कहीं फिनिस्ट हमेशा के लिए उसे छोड़कर न चला जाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब उसके आंसू फिनिस्ट की आंखों पर गिरे तभी एक चमत्कार हुआ। फिनिस्ट को होश आ गया। इतना ही नहीं, उसकी खोई हुई दृष्टि भी पूरी तरह वापस आ गई। दोबारा अपनी आंखों से दुनिया देखकर वह बेहद खुश हुआ। उसने सबसे पहले राजकुमारी की ओर देखा और अपने दिल की बात कह दी। उसने उससे हमेशा साथ रहने और जीवन भर उसका साथ निभाने का वादा किया। लेकिन राजकुमारी उदास हो गई। उसने कहा कि जब तक उसके ऊपर लगा श्राप खत्म नहीं होता, वह फिनिस्ट के साथ सामान्य जीवन नहीं जी सकी। अगर उसने फिर कभी उसे छुआ तो वह दोबारा राक्षस बन जाएगी। यह सुनकर फिनिस्ट का दिल टूट गया। आखिरकार वह बाबा यागा और एंडी के साथ अपने गाँव लौट आया। गाँव लौटने के बाद भी उसका मन हर समय राजकुमारी की यादों में खोया रहता था। इधर बाबा यागा फिर से अपनी खोई हुई जवानी वापस आने का उपाय खोज रही थी। उसी दौरान उसे एक प्राचीन रहस्य मिला जिसमें राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का तरीका भी लिखा था। वह खुशी खुशी फिनिस्ट के पास पहुंची और उसे बताया कि राजकुमारी पर लगा श्राप उसकी गलती नहीं बल्कि किसी और की साजिश का नतीजा है। अगर सही तरीका अपनाया जाए तो यह श्राप हमेशा के लिए समाप्त किया जा सकता है। यहीं पर कहानी इस भाग में समाप्त होती है और आगे की यात्रा अगले अध्याय के लिए छोड़ दी जाती है, जहाँ फिनिस्ट और उसके साथी राजकुमारी को इस श्राप से हमेशा के लिए मुक्त कराने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।